गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा राजनीतिक सुधार, एक्ट ऑफ 1909 का राजनीतिक अधिनियम। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश शासन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी शासन ने जिन कानूनों के द्वारा भारतीय जनता को कार्यकारी संस्थाओं में स्थान देना आरंभ किया, उनका अभिप्राय संवैधानिक विकास ही है। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारत में भारतीय लोगों को कुछ अधिकार देने के लिए, या यूं कहें कि उनको कुछ समय तक रोकने के लिए भारत सरकार अधिनियम पास करना जरूरी है। तो उन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पास किया। इस अधिनियम ये भारत का प्रथम अधिनियम था और जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ था। स्वामी भक्त भारतीयों की मांग पूरी हुई थी और भारतीयों को कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए और अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ चुका था। फिर अंग्रेजों ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में पास किया, जिसे अंग्रेजी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया और कहा कि भारतीय लोगों के लिए एक तोहफा है। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 20 निश्चित कर दी गई थी। इसके बाद विधान परिषदों के सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि की गई थी और निर्वाचन पद्धति आरंभ कर दी गई थी। केंद्रीय विधायिका में 5 चुने हुए गैर सरकारी लोग लिए जाते थे और जिनका चुनाव 4 सदस्यों का चुनाव 4 प्रांतीय काउंसिलों के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा किया जाना था। लेकिन भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और समय के अनुसार भारतीयों की मांग बढ़ती चली गई थी। अब अंग्रेजों ने तीसरा सुधार एक्ट, जिसे हम बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 यानी 1909, इसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं, पास किया। और इस सुधार के, इस अधिनियम के पास होने के कारण थे, पहला था कि 1892 ईस्वी का जो अधिनियम था, भारतीय उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। भारतीय आशाओं को एक्ट 1892 पूरा नहीं कर सका क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं था। वो कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, वो बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, गवर्नर की आज्ञा के बिना बिल विधान परिषद में पेश नहीं किए जा सकते थे। अतः भारतीय उससे संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन का दमनात्मक शासन। लॉर्ड कर्जन के शासन के दौरान भारतीय जनता में असंतोष बढ़ता चला गया। लॉर्ड कर्जन एक प्रतिक्रियावादी शासक था और भारतीय राष्ट्रीयता का गला घोंट देना चाहता था। वो भारत में राष्ट्रीयता की बढ़ती भावना को कुचलने के लिए कार्य कर रहा था और उसने प्रशासनिक सुधारों के नाम पर नौकरशाही को अधिक सशक्त बना दिया था, जिससे भारतीय उससे संतुष्ट नहीं थे और भारतीयों का गुस्सा शासन से के प्रति बढ़ रहा था। तीसरा कारण था भारत में प्राकृतिक आपदाएं। 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में पड़ने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। 1896, 1899, 1900 में देश के कई भागों में भयंकर अकाल पड़े। अकाल के कारण लाखों लोग मारे गए। अकाल के बाद मुंबई, पूना, अन्य नगरों में प्लेग फैल गया, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1,73,000 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी, लगभग 10 गुना इनसे ज़्यादा थी, और जिससे भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंची। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। लोकमान्य तिलक ने इसके बारे में इसकी कड़ी निंदा की, परंतु सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और उन पर मुकदमा चलाया और 18 मास के कड़े कारावास की सज़ा दी। सरकार की नीतियों से आक्रोश बढ़ गया था
और जिसके कारण 1909 ईस्वी का अधिनियम पास करना पड़ा। भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी और सरकारी नीतियों के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही थी और भारतीय व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। किसानों का लगान बढ़ा दिया था, जिससे उनका पेट भरना कठिन हो गया था और भारतीयों ने और इन सारी समस्याओं का कारण अंग्रेजी सरकार थी और इस असंतोष के कारण भी 1909 पास करना पड़ा। विदेशों में भारतीयों से बुरा सलूक किया जाता था। अंग्रेजी शासक भारतीय जनता से भारत में तो बुरा व्यवहार करते ही थे, उसके उपनिवेशों में भी, जैसे कनाडा, फिजी, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों से भी अपमानजनक व अमानवीय व्यवहार करते थे। और 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में उपनिवेशों, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रवेश पर ही रोक लगा दी थी। इस पर गुरु निहाल सिंह ने भी लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति की भारतवासियों के मस्तिष्क पर प्रतिक्रिया हुई है और इस प्रकार अंग्रेजी शासन का अंत करने की भावना भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करना जरूरी था, कोई विधेयक तो लाना ही था। विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी इसके लिए पड़ा। 1905 ईस्वी में रूस जापान की युद्ध की घटना ने तो एशियाई देशों में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, बलिदान की भावना को विकसित किया था। इस घटना से जनता को एहसास हो गया था कि अंग्रेजों को हराना नामुमकिन नहीं है। इसमें भारतीय प्रेस ने भी इसमें काफ़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने तथा लोगों में राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति की भावना का संचार करने में भारतीय प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनेक भाषाओं में छपने वाले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्रिकाओं ने भारतीय लोगों को जागरूक किया, उनको समझाया कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा के लिए केवल अंग्रेज जिम्मेदार हैं। उन्हें स्वाधीनता का पाठ पढ़ाया और भारतीय लोगों में आक्रोश बढ़ता चला गया था। और दूसरी तरफ उन्होंने सुधारों का प्रलोभन दिया ताकि जन आक्रोश को कम किया जा सके। आतंकवादी गतिविधियां भी इसकी जिम्मेदार थी। उग्र राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रभावित युवा वर्ग ने जब देखा कि सरकार राष्ट्रवादियों का दमन कर रही है और क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ वो झुक गए, उन्होंने हिंसा द्वारा अंग्रेज साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। इन क्रांतिकारी गतिविधियों से सरकार घबरा उठी और दबाने के लिए दमन चक्रों के साथ साथ संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता भी अब महसूस की जाने लगी। मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी कारण था। अंग्रेजों को यह समझने में देर नहीं लगी कि जब तक भारतीयों में बढ़ती एकता व राजनीतिक चेतना को नहीं रोका जाएगा, तब तक भारत में अंग्रेजी राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः उन्होंने राष्ट्रीयता की शक्ति को तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 1905 का बंग भंग के द्वारा हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई खोदने की कोशिश की। इसके बाद मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और उन्होंने मुसलमानों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि भेजने का अधिकार देने की मांग की। अंग्रेजों के प्रयासों से वर्ष 1906 में दिसंबर में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग से किए वायदे के अनुसार मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र 1909 अधिनियम में भी पारित किया गया। और 1909 अधिनियम के उद्देश्य थे मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का लक्ष्य 1892 के अधिनियमों के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इन सुधारों के मूल में सरकार की इच्छा थी कि कांग्रेस के नरम नेताओं को खुश करके सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों को दमन करना था। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रतिनिधि व्यवस्था का प्रारंभ करना बिल्कुल नहीं था। लॉर्ड मिंटो व मार्ले तो प्रशासन में भारतीयों का केवल सहयोग चाहते थे। इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड मार्ले को भारत के सचिव के पद पर नियुक्त किया। इस समय सारे देश में राजनीतिक अशांति बढ़ती जा रही थी। जैसा कि स्वयं लॉर्ड मिंटो ने कहा था, ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा था। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक अशांति तथा बढ़ते हुए उग्रवाद की धारा को रोकने के लिए यह आवश्यक था कि कुछ कारगर कदम उठाए जाएं। लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखकर भारत में संवैधानिक सुधार के लिए कदम उठाने को कहा और अधिक विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन सर
अरंडल की अध्यक्षता में किया गया और 1906 में उसने अपनी रिपोर्ट वायसराय को सौंपी। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने अपनी परिषद की सलाह के बाद इसे इंग्लैंड में भारत सचिव मार्ले के पास भेज दिया। 25 मई 1909 को यह विधेयक पास हो गया। 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन मिलने के बाद ही यही 1909 के मिंटो मार्ले सुधार अथवा भारत परिषद अधिनियम के नाम से लागू हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। इसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक विकास में एक और कदम था। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की संख्या तथा भारत में उनकी शक्तियों की वृद्धि हुई। इस अधिनियम में पहली बार मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया और जिससे भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ। कुछ सुधार हुए जिनका वर्णन इस प्रकार है। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। अब उनकी परिषद में 6 सदस्य तथा 2 असामान्य सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 69 कर दी गई। 69 में से 37 सरकारी, 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में थे 27 निर्वाचित, 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य थे। 27 निर्वाचित सदस्यों में से 13 सदस्य विभिन्न प्रांतियों के साधारण निर्वाचन मंडलों से थे। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हुआ। 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई और इसमें मद्रास की 47, बम्बई 47, बंगाल 52, उत्तर प्रदेश 47, बिहार 44, पंजाब 25, बर्मा 16, असम 41 आदि इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। विधान परिषदों के अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई थी। मंत्री परिषदों में गैर सरकारी बहुमत भी उन्होंने बना दिया था। प्रांतीय परिषदों में निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी इन्होंने बताया कि 2 प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया गया, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और विशेष निर्वाचन क्षेत्र। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रांतीय विधान परिषदों, नगर पालिका तथा जिला बोर्डों के गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया और इसे 3 श्रेणियों में बांटा। वर्ग पर आधारित थे, जैसे जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा, सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को अलग से सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। तीसरा, विशेष हित जैसे विश्वविद्यालय अथवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अलग से सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी इसी का परिणाम थी। अब विभिन्न जातियों वर्गों के हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, न कि क्षेत्रीय आधार पर। जमींदारों का निर्वाचन क्षेत्र विशेष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष तरीके से किया गया। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की खास व्यवस्था की गई और गवर्नर जनरल की सीटें भी आरक्षित कर दी गई थी। इसमें मताधिकार पर भी भेदभावपूर्ण मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम की मतदाताओं एवं उम्मीदवारों दोनों के लिए कठोर शर्तें निश्चित की गई। मतदान का अधिकार केवल धन संपत्ति वालों को दिया गया और केंद्रीय विधान परिषद के लिए जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्र से केवल वे ही जमींदार मतदान कर सकते थे जिनकी आय 10,000 रुपये वार्षिक थी। मद्रास में 15,000 रुपये वार्षिक थी। बंगाल में जहां हिंदुओं का बहुमत था वहां केवल वे ही व्यक्ति मतदान कर सकते थे जिन्हें स्थानीय संस्थाओं में कोई पद प्राप्त किया हो। इस प्रकार मध्य वर्ग की एक बड़ी जनसंख्या को मताधिकार के से वंचित रखा गया। इस प्रकार मताधिकार भी दोषपूर्ण थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अब वृद्धि की गई थी। इसकी एक विशेषता ये थी कि इसने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक अतिरिक्त सदस्य को नियुक्त किया गया। कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य सर S.P. सिन्हा की विधि सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 1909 के अधिनियम का मूल्यांकन अगर करें तो यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम से पहली बार भारत में चुनाव प्रणाली का आरंभ हुआ। इन सुधारों के द्वारा पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में स्थान मिला, परंतु इसने भारत की राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का प्रयास भी किया और जो भारत के इतिहास के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए। इनके गुण और दोषों का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अधिनियम के दोष: उत्तरदायी सरकार का गठन न होना। इससे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग को पूरा नहीं किया गया। अधिनियम का उद्देश्य भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करना नहीं था, जैसा कि ब्रिटिश लोकसभा में भाषण देते हुए लॉर्ड मार्ले ने कहा था। दूसरा, इन सुधारों से के द्वारा जो चीज़ भारतीयों को दी गई थी वह अर्थशून्य थी। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति अपनाई गई।
1909 के सुधारों का उद्देश्य मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रवादियों में मतभेद पैदा करके भारत की राष्ट्रीय एकता को भी तोड़ना था। तीसरा इसका दोष यह था कि राष्ट्रीय एकता पर चोट की गई। इन चुनावों के नाम पर चुनाव में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, भारतीयों की एकता को तोड़कर उसे विभिन्न भागों में बांट दिया गया। अलगाववाद की नीति केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि बड़े जमींदारों, व्यापारियों, पूंजीपतियों को अलग अलग वर्गों में बांट करके विभाजित करने की नीति अपनाई गई थी। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी इसमें शामिल की गई थी। पहले साधारण जनता मतदाता जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं के सदस्यों का चुनाव करते थे और वो आगे प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनते थे। इसके बाद सीमित एवं भेदभावपूर्ण मताधिकार था। मताधिकार आम आदमी को नहीं दिया गया था। एक तो ये सांप्रदायिक धर्म के आधार पर था, दूसरा इसे केवल धनाढ्य लोगों को ही वोट का अधिकार था। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इसमें केंद्रीय परिषद के 69 सदस्यों में से 37 सरकारी तब 32 गैर सरकारी चुने गए थे और सरकारी जो सदस्य थे वह हमेशा सरकार का पक्ष लेते थे। अतः भारतीयों की अब भी मेजॉरिटी नहीं थी। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का नाम मात्र बहुमत था। आपको पता है कि सरकारी सदस्यों की संख्या 37 और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 32 थी। अतः उनके साथ एक धोखा एवं केवल दिखावा मात्र था, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी होते थे जो प्राय सरकार का ही साथ देते थे, क्योंकि उनका मनोनयन भी सरकार के द्वारा ही किया जाता था। आखिर में था इसका सरकारी सदस्यों की सीमित शक्तियाँ। यद्यपि 1909 के सुधारों द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया, इनकी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सदस्य प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाना जरूरी नहीं था। गवर्नर प्रश्न पूछने से भी सदस्यों को रोक सकता था और पूरक प्रश्न पूछने पर भी अनेक प्रतिबंध थे। सदस्य बजट के आरंभ में ही कोई संशोधन पेश कर सकते थे, बाद में केवल विचार ही हो सकता था। सदस्यों के पास वित्तीय अधिकार भी नहीं थे। इस प्रकार 1909 अधिनियम में अनेक प्रकार के दोष थे। सरकार ने भारतीय जनता से वायदे तो अनेक किए, परंतु अधिनियम के द्वारा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अधिनियम का महत्व भी था। हम ये कहा जाता है कि 1909 के सुधार न केवल अपर्याप्त थे, बल्कि अनेक आधारभूत सिद्धांत भी दोषपूर्ण थे। परंतु 1909 का अधिनियम 1992 के अधिनियम की अपेक्षा निसंदेह एक प्रगतिशील कदम था और इसके कुछ गुण भी थे जो इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय को स्थान दिया गया। सीपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विधि सदस्य बनाया गया था। इस प्रकार भारत सचिव की काउंसिल में भी भारतीयों को जगह मिली। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का भी विस्तार हुआ और जिससे भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा मिली। परिषदों के कार्य एवं अधिकारों में भी वृद्धि हुई। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर मतदान करने का व वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार भी दिया गया। अधिनियम द्वारा भारत में चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, यद्यपि यह प्रत्यक्ष थी। परिषदों की कार्यवाही में जिस प्रकार भारतीय सदस्यों ने अपनी दक्षता, कौशलता एवं विद्वता का परिचय दिया, उसे अंग्रेज सरकार भी चकित हो गई। अब सरकार ने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भारतीयों की सलाह लेना शुरू कर दिया था। इस प्रकार 1909 के अधिनियम में मौजूद अनेक दोषों के बावजूद कहा जा सकता है कि 1892 के सुधारों की अपेक्षा 1909 की काउंसिलों में अधिक जागरूकता पाई गई। सामान्य भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में कई काउंसिलों में वाद विवाद कुछ अधिक लाभदायक हुए। सरकार अब भी पहले की भांति निश्चित नहीं रहती थी। प्रश्नों व पूरक प्रश्नों के समक्ष उसे अधिक सतर्क रहना पड़ता था। अधिनियम ने आगामी वर्षों में भारत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। स्पीयर ने लिखा है कि इनकार व स्वीकार के बावजूद मिंटो मार्ले सुधारों ने ही भारत में जनतंत्र की स्थापना की। अगले वीडियो में हम भारत सरकार अधिनियम 1919 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।